Good evening, students. So we are going to continue with the thermodynamics. It's the second part of thermodynamics. So before we going further, let's recap whatever we did yesterday. Okay. तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था फर्स्ट पार्ट में, पहले क्लास में. तो हमने जाना था बेसिक टर्म्स जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, बाउंड्री क्या होते हैं, कितने टाइप के बाउंड्री होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक टर्म देखा था. उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ सिस्टम. टाइप ऑफ सिस्टम में हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीनों देखा था. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम ये पढ़ा था हमने. ठीक है. प्रॉपर्टीज़ में दो टाइप के हो गए थे हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which depends on the amount of substance and size of the system and amount of matter. Okay. तो इसमें एग्जांपल्स थे हमारे पास, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ये सब चीज़ें थी. ठीक है. और उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी में की अगर बात करें तो इसमें थे हमारे पास कि दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज साइज ऑफ द सिस्टम. ठीक है. इसमें एग्जांपल थे हमारे पास मोलैरिटी, डेंसिटी, और फिर कुछ नोट्स बताए थे इसमें आपको कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है. और द वे टू फाइंड आउट वेदर द प्रॉपर्टी इज इन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि बीच में से हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं. जैसे टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो किसी चीज़ को वाटर को हीट करते हैं, बीच में उसको डिवाइड कर देते हैं. सपोज 5 kg या 5 लीटर वाटर को हीट किया हमने, उसको 2 डिफरेंट कंटेनर में रख देते हैं. तो ऐसा मान के चलते हैं कि टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आता. ठीक है. वेरेज डेंसिटी में भी डिफरेंस नहीं आता. तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा. जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि इसी वाटर को अगर हम लोग 5 लीटर वाटर है तो डेंसिटी में तो डिफरेंस नहीं आता, पर हमारे पास अमाउंट में, वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाता है, मास में डिफरेंस आ जाता है. अगर 5 kg का वाटर को अगर 2 कंटेनर में कर दें तो कुछ जैसे मान लो कि 3 लीटर एक साथ, 3 kg एक साथ कर दें और दूसरे 2 kg बाकी जो बचा हुआ है उसको दूसरे कंटेनर में रख दें, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक में 3 kg का हो जाएगा और एक में 2 kg. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. ठीक है. इसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था कि स्टेट पैरामीटर्स के बारे में, स्टेट वेरिएबल्स देखा था, स्टेट ऑफ अ सिस्टम देखा था, और हाँ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सब चीज़ें देखा था. तो इतना सा हमने सिलेबस कर लिया था. आज हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं. आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट हमको कुछ और टर्म्स जान लेने होंगे यहाँ पर. उसमें हीट जानना पड़ेगा, वर्क जानना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी जानना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जान सकते हैं. ठीक है. तो देखिए इसको देखते हैं पहले. तो पहला टर्म है हमारे पास हीट. क्या होता है हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू ऑल नो. ओके. तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. ओके. ये है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो यूनिट भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी हमारे पास कि जूल होगा, किलो जूल होगा, कैलोरी होगा, ये सब चीज़ें हैं. ओके. वेरेज वर्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वर्क इज द, हम लोग पढ़ते हैं ना कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो वर्क हम लोग जब किसी चीज़ में एफर्ट लगाते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है उसको वर्क कहते हैं. थर्मोडायनेमिक के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो वर्क एम्पेयर होता है हमारे पास किसी भी सिस्टम के बाउंड्री के ऊपर. ठीक है. तो बाउंड्री पर एम्पेयर होता है वर्क. ठीक है. तो लेट्स डिफाइन देम. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म इज हीट. Heat. What is heat? Heat is the form of energy. Form of energy.
ठीक है, which flows between two bodies due to टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होता है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है? फ्लो होता है हायर टेम्परेचर बॉडी से लेके लोअर टेम्परेचर बॉडी, लोअर टेम्परेचर बॉडी में फ्लो करता है। यूनिट क्या आ जाएगा इसका? यूनिट आ जाएगा वही जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सब चीजें, ठीक है। ये है हमारे पास हीट के बारे में। दूसरा अगर हम बात करें तो वर्क आता है, दूसरा टर्म, ठीक है। वर्क इज, व्हाट इज वर्क? ठीक है, वर्क हम लोग सिंपली पढ़ते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये फोर्स वर्क जो है हमारे पास एम्पेयर होता है, appears at the बाउंड्री, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमने हीट हमने डाला, हीट ही एफर्ट है एक्चुअली, हीट हमने डाला किसी भी सिस्टम में, और हीट के कारण जो वर्क अपेयर होता है बाउंड्री पर, उसको कहते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्चुअली अपेयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये बात है वर्क का इसमें, और इसका भी यूनिट वही आ जाएगा हमारे पास, यूनिट हो जाएगा सेम, यही जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सब चीजें, ठीक है। तो वर्क जो है हमारे पास यहाँ पर दो टाइप का हो जाएगा मेनली, ठीक है। एक होता है पहला रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल वर्क, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनिएगा ये चीज आप लोग, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क में बात यह है कि ऐसा जैसे सिंपल टर्म दिख रहा है, नॉर्मल टर्म दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल टर्म नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग किसी चीज में एफर्ट लगाते हैं, है ना, क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। तो कोई भी, जैसे मान लो कि मेरी कैपेसिटी है कि 40 किलो मैं आराम से वजन उठा सकता हूँ, ठीक है, 40 किलो वजन लगा सकता हूँ। अब उस 40 किलो जो उठा रहा हूँ मैं वजन, इतना उठाने की मेरी टेंडेंसी है। अब 40 किलो में अगर मान लो कि 42-43 किलो, 43 या 44 केजी अगर डाल दिया जाए, तो हो सकता है मैं कैपेसिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा जोर लगा के वो सामान 42-43 किलो, 42-43 केजी तक उठा सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा अगर डाल दिया जाए तो वो गिर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑन द एडिशन ऑफ इनफर्समली ये टर्म होता है, मतलब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 1/इनफाइनाइट टाइम्स एफर्ट, ठीक है। जितना मेरी कैपेसिटी है उससे अगर थोड़ा सा भी अगर ज्यादा, मतलब ना के बराबर भी ज्यादा अगर हमने उसमें वजन अगर डाल दिया, तो उस वर्क को अगर रिवर्स किया जा सके उतना सा फोर्स डालने पर, तो उस वर्क को बोलेंगे हम लोग रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसका हो जाएगा हमारे पास कि द प्रोसेस इन विच द स्लाइट डिफरेंस द वर्क डन, ऐसे लिखते हैं, प्रोसेस नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, ये वर्क डन इन अ सिस्टम
in which very small force if added, या फिर वेरी स्मॉल फोर्स की जगह में हम लिख सकते हैं in which infinite simuli लिखते हैं ऐसा, पर इन्फिनिटली पढ़ते हैं, इन्फिनिटली application of extra force may result into reverse the work done। ठीक है, ऐसा वर्क जिसको स्मॉल फोर्स भी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो उस वर्क डन को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वर्क है, उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल वर्क। ठीक है, जबकि अगर मान लो कि मेरी अपोजिट बात कर रहा हूँ, देखो 43 केजी तक मैं हाईएस्ट उठा सकता हूँ, 40 केजी मेरी कंफर्टेबल उठाने का किसी भी वजन को उठाने का कैपेसिटी है। ठीक है, 43 में हाईएस्ट उठा सकता हूँ, उसके बाद अगर 1 ग्राम भी आपने वजन डाला तो वो गिर जाएगा सामान, मैं उठा नहीं पाऊंगा। अब इसी को ऐसा देखिए कि जब 40 केजी मैं उठा सकता हूँ तो 5 केजी तो आराम से उठा सकता हूँ, उसमें अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया तो आपको कुछ नहीं होगा, वो वर्क रिवर्स नहीं होगा, तो दैट वर्क इज कॉल्ड irreversible work। ठीक है, और irreversible work is something, the work done in which infinite simuli, actually अगर देखा जाए तो infinitely addition of effort does not cannot लिखना ज्यादा appropriate होगा, cannot reverse the work done। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग irreversible work। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे हमारे पास all the natural processes। ठीक है, ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम लोग इसको थोड़ा भी एफर्ट, थोड़ा क्या ज़्यादा भी एफर्ट लगा के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। ये वाला वर्क जो है ये काल्पनिक है, इमेजिनरी वर्क, और इसको हम लोग यूज्ड टू कैलकुलेट the work via different steps। ठीक है, अगर हमको किसी सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा हो तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इसको यूजफुल बनाते हैं रिवर्सिबल वर्क को, अदरवाइज ये एक इमेजिनरी वर्क होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ में अभी नहीं आएगा, बाद में आपको जब आगे बढ़ेंगे उस समय समझ में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क, इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना टाइप ऑफ वर्क है, बेसिकली इतना है। ठीक है, इसमें डीप डाइव अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास साइन कन्वेंशन की बारी आती है। साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर के हिसाब से साइन कन्वेंशन आपने सही कर लिया तो आधा काम आपका वही हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपने यूनिट सही रखा तो उसमें जो है ना 25% काम वहाँ हो जाता है, बाकी जो रेस्ट 25% है वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर है। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देने से पहले आप साइन कन्वेंशन देखेंगे और आप पहले देखेंगे कि यूनिट किस में दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, सारे यूनिट्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन देखिए,
हीट जो है ना, हीट का चैप्टर है, हीट देंगे तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, ये वाले का चैप्टर है। तो बेसिकली हम लोग देखते क्या है कि हीट सिस्टम को दिया जा रहा है या सिस्टम से हीट निकलता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि केमिकल के द्वारा या तो वर्क होगा या तो केमिकल वर्क करेगा। केमिकल दोनों एक ही बात हो गई एक्चुअली। तो केमिकल वर्क करेगा या मॉलिक्यूल वर्क करेंगे या मॉलिक्यूल पर वर्क होगा। तो दो टाइप का होता है। वर्क के लिए पहले देख लेते हैं, वर्क के लिए, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम, ये हो सकता है, या फिर दूसरा हो सकता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, तो इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो ये वाला होता है पॉजिटिव में। देखिए यहाँ कंफ्यूज होने वाला बात है, क्योंकि ये चैप्टर है फिजिक्स में भी आपका, और फिजिक्स में भी है, तो वहां पर चीजें जो है ना अपोजिट हो जाती है। अब देखो केमिस्ट्री का रीजन मैं आपको पहले बता देता हूँ। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी जब डिक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होता है एनर्जी कम होने के बाद, ऐसा बताया मैंने आपको। तो एनर्जी कम होने के बाद स्टेबल होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना रिएक्ट ही क्यों करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए। अब रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब रिएक्ट अगर कोई कर रहा है, जनरल टर्म में भी बात करें, जनरल टॉक भी करें, तो अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो इसका साफ अर्थ है कि वो स्टेबल नहीं है। अदरवाइज जो स्टेबल है वो रिएक्ट क्यों करेगा, वो इंसान भी रिएक्ट क्यों करेगा अगर स्टेबल है तो स्टेबल नहीं है। स्टेबल अगर नहीं है तो वो रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्ट करेगा, गुस्सा शांत होगा इंसान का, तो क्या हो जाएगा, वो फिर शांत हो जाएगा। उसका गुस्सा शांत होने के क्रम में क्या हो जाएगा कि एनर्जी उसकी निकल जाएगी, वॉट एवर द भड़ास, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो वॉट एवर द एंगर इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, वो जब निकल जाता है, यानी एनर्जी जब निकल जाता है, एनर्जी जब रिलीज हो जाता है, तो वही रिलीज जो होता है तो एनर्जी कम होता है। उसी को हमने क्या बोला है, वर्क उसने कर लिया, गुस्सा करके जो है ना भड़ास निकाल लिया, तो वहां पर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब मॉलिक्यूल के टर्म में अगर बात करें, इसको समझे, तो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के टाइम में वो रिएक्ट करने के बाद स्टेबल हो जाता है। रिएक्ट करने के टाइम में फिर उसका एनर्जी निकल जाता है, और ज़्यादा वो जब स्टेबल हो जाता है तो तब जाके क्या बोलते हैं हम, वर्क डन बाय सिस्टम। और मॉलिक्यूल खुद अपना एनर्जी रिलीज करता है, तब जाके स्टेबल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव साइन लगाते हैं। पॉजिटिव साइन, सिस्टम खुद रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्ट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, हमको हीट चाहिए, तो हम उसमें कुछ वर्क करेंगे, सिस्टम पर वर्क करेंगे, उसके बाद वो रिएक्ट करेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि, या वर्क करेगा, रिएक्ट करेगा मीन्स वर्क करेगा, ठीक है। तो वर्क करेगा सिस्टम जब क्या बोलेंगे, जब हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब करना पड़े तो उसको जो है ना पॉजिटिव हीट ऐड करते हैं ना, तो वो तब जाके वर्क करता है, तो उसको हम पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे यहाँ, ठीक है। तो दो टाइप का वर्क है, समझ में आ गया क्या, फिर से बताओ, ठीक। देखो सिस्टम वर्क डन करता है, मतलब मॉलिक्यूल वर्क डन अगर करता है, वर्क डन बाय सिस्टम जब होता है तो मॉलिक्यूल वांट्स टू बी स्टेबल, एंड इन दैट केस मॉलिक्यूल रिलीजेस देयर एनर्जी, ठीक है। स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज होता है, देखा है ना, रिएक्टेंट का एनर्जी हाई होता है पहले, और वो जब स्टेबल होता है तो एनर्जी लो हो जाता है। तो इन दैट केस एनर्जी रिलीज करता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वर्क कर लेता है, उसके बाद जो है ना एनर्जी रिलीज होता है, तब जाके वो स्टेबल होता है। अब मान के चलिए कि वो वर्क डन उस पर कर रहे हैं हम लोग, तो एफर्ट तो मॉलिक्यूल पर लगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि वो उस पर वर्क करना पड़ रहा है, स्टेबल वो भी नहीं है पहले से, तो तभी तो रिएक्ट कर रहा है। पर रिएक्ट कब कर रहा है, जब हम लोग उसमें कोई एफर्ट लगा रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें तो वर्क हो रहा है ना, उसमें तो कुछ चीजें ऐड हो रही है, हीट ऐड हो रहा है, तब जाके वर्क कर रहा है, तो उसमें हीट ऐड होता है,
ठीक है। तो वही वाला है कि दूसरा देखो, हीट को समझ लोगे, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब होता है तो हीट हम लोग ऐड करते हैं सिस्टम पर, हीट ऐड करते हैं, और हीट ऐड करते हैं तब जाके क्या होता है, वर्क डन होता है, तो उसको पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे, क्योंकि हीट हमने ऐड किया है तब जाके वर्क हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो हीट रिलीज होता है अपने आप बाय द सिस्टम, हीट रिलीज होता है यानी कि हीट निकला, हीट बाहर निकला, इसका मतलब सिस्टम ने खुद से वर्क किया है, ठीक है। सिस्टम ने खुद से वर्क किया है तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव वर्क डन, और हीट उस समय रिलीज हुआ है जनरली, ठीक है। तो ये चीजें हैं साइन कन्वेंशन के साथ हीट और वर्क का, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इनका, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए यूनिट का देखते हैं इसके बाद, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो ठीक है। तो यूनिट्स के बारे में देखते हैं, यूनिट्स, ठीक है। वर्क का यूनिट, वर्क का, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट तो जानते हो आप लोग, फिजिक्स में पढ़े होंगे। एसआई यूनिट हो जाता है जूल या फिर न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग, ठीक है। सुना है आपने अर्ग के बारे में? या फिर डाइन सेंटीमीटर, इस तरीके से। इनका रिलेशनशिप कैसा है? तो रिलेशनशिप के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे यूज होंगे इनके, और बोला जाता है इस चैप्टर के बारे में कि बी अवेयर ऑफ यूनिट्स, जैसे बोलते हैं ना सोसाइटी में बी अवेयर ऑफ डॉग्स, ऐसे बी अवेयर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दूसरा यूनिट है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। थर्ड यूनिट आ जाएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये 3 यूनिट 4 यूनिट हैं हमारे पास, इनको याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प होगी। वैसे एक दो और यूनिट है, ठीक है, उनको 1 लीटर इंटू एटीएम, ये कहाँ से आया ये अभी बताऊंगा मैं आपको, इज इक्वल टू 101.3 जूल। और दूसरा एक और यूनिट है कि 1 लीटर एटीएम ही इज इक्वल टू 22.4 कैलोरी है, आई थिंक, है ना, कैलोरी में है, ठीक है। तो कैलोरी इतना है, ये सब यूनिट, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ये चीज़ है। तो पहले ये तो वर्क हमने देखा, हमने सिस्टम का, राउंडिंग का, मशीन का एक्चुअली है ये चैप्टर, मशीन से रिलेटेड रहता है, तो हमको देखना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक वर्क कैसा होता है। सिंपल वर्क तो देख लिया थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक वर्क को ठीक से जानने के लिए हमको मशीन का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाता मैं आपके लिए। ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। अब पिस्टन सिलेंडर का ये अरेंजमेंट बनाया है, अब देखो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में बाइक में क्या होता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या कहीं पर भी कि ईसीजी का इंजन, क्लच गियर का, कैस्ट्रॉल एक्टिव इंजन ऑयल, वो क्या होता है, पिस्टन ऊपर नीचे डिस्प्लेस होता रहता है, ठीक है। तो दो चीज़ होता है, कंप्रेशन और एक्सपांसन, ठीक है। कंप्रेशन होता है तो पिस्टन नीचे जाता है, एक्सपांसन होता है तो ऊपर जाता है। तो मान लीजिए ये एक्सपांडेड फॉर्म में है, ठीक है।
अब ये जब कंप्रेस होगा तो ये थोड़ा सा अपना ये नीचे लेवल जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी ऐसा होगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है डिस्प्लेस जो हो रहा है इस एरिया को अपन मान लेते हैं dx, ठीक है। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेस, जो पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। अब आगे देखो कि फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते होंगे आप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। अब इसी को अगर फोर्स के टर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ये हो जाएगा। इस वाले को अगर यहाँ रख दिया जाए तो ये आ जाएगा पी ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखें कि ये क्या, हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है क्या होता है, अब चेंज इन एरिया है, स्मॉल चेंज इन एरिया, सॉरी स्मॉल चेंज इन स्पेस या डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू हमारे पास होता है चेंज इन स्पेस, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू बी। तो क्या हो जाता है, वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला है कि जनरली मॉलिक्यूल्स में हम क्या मान लेते हैं कि सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स वर्क करता है, कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स जब वर्क करेगा मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, या गैस वर्क करता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। वर्क डन बाय द सिस्टम में हमने माना है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करेगा ना, एनर्जी रिलीज करता है तभी जाके मतलब माइनस होता है एनर्जी, तो और स्टेबल भी कब होता है मॉलिक्यूल, स्टेबल होता है जब एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी रिलीज होता है तो उस समय वर्क डन तो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं केमिस्ट्री में कि वर्क डन जो है सिस्टम करेगा, इसलिए नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब देखो वर्क हमने दो बार लिखा है, एक रिवर्सिबल वर्क और एक इरिवर्सिबल वर्क, तो इसको अगर करें तो एक्चुअली ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है। और इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा। दो टाइप का वर्क डन बताया मैंने आपको, एक रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है। दोनों में देखिए इसके लिए फॉर्मूला है कि वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू पी इंटू डी बी, ठीक है। ये चीज है इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने बताया है कि बहुत सारे स्टेप्स को जोड़ के जब वर्क डन, एक से ज़्यादा स्टेप में अगर वर्क डन हो तो उसको हर एक स्टेप का वर्क डन को जोड़ के जब टोटल वर्क डन निकालना होता है तो हम रिवर्सिबल वर्क डन का यूज करते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं है कुछ, अदरवाइज ये तो एक इमेजिनरी प्रोसेस है, काल्पनिक प्रक्रिया है, तो इसको हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन, एडिशन ऑफ वर्क डन विद इन different number of cycles या multiple number of cycles, या work done when going through the different processes या different number of processes, तब जाके यूज करते हैं, ठीक है। तो V1 से V2 तक करते हैं, इसको बाद में देखेंगे ये वाला चीज, पहले तो ये इसका फार्मूला इसके लिए, और यहाँ पर हो जाता है। अच्छा एक चीज और है, ये जो प्रेशर है ना हमारे पास, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक्सटर्नल प्रेशर ही रहेगा, ओके। और वर्क डन इरिवर्सिबल जो है इसमें ये सेम रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ लिखते हैं V2 माइनस V1, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा लिखते हैं क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जैक्ट डाटा होता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये तो रह गया वर्क डन का बात।
अब वर्क डन का क्या है कि यहाँ पर दो टाइप का वर्क डन होगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, मैंने बताया था आपको अभी। तो एक्सपांसन के लिए होगा वर्क डन, और दूसरा कंप्रेशन के लिए वर्क डन होगा। कंप्रेशन दोनों ही केसेस में बताया था ना कि दोनों ही केसेस में वर्क डन होगा। तो देखिए एक्सपांसन में क्या होगा कि वॉल्यूम सपोज पहले क्या था V1, बाद में वॉल्यूम हो गया V2, तो एक्सपांड होने का मतलब वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, तो क्या हो जाएगा V2 इज ग्रेटर देन V1। और कंप्रेशन में सिमिलरली क्या कर देंगे हम लोग कि V1 इज ग्रेटर देन V2, कंप्रेस होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इन बोथ ऑफ द केसेस हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है अगर लिखेंगे तो वर्क डन रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू, ये है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू dV के फॉर्म में लिखा है हमने। तो V2 माइनस V1 इसको देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी को पहले देखते हैं, इरिवर्सिबल IRR दैट इज इरिवर्सिबल, तो माइनस P एक्सटर्नल और V2 ज्यादा है, पॉजिटिव में वैल्यू बड़ा वैल्यू है, उससे माइनस किसको कर रहे हैं V1 को, तो ये साइन एज इट इज रहेगा, ये फॉर्मूला होल्ड करेगा इसके लिए। अब देखो V2 अगर छोटा हो गया, ठीक है, V2 अगर छोटा हो गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, V2 छोटा हो गया मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ V2 तो यहाँ पर कंप्रेशन में V1 बड़ा हो जाएगा, V2 छोटा हो जाएगा। तो V1 अगर बड़ा हो जाएगा तो यहाँ, अच्छा यहाँ दोनों केस देखना चाहिए ना हमें, तो हाँ दोनों केस देखना चाहिए। तो कंप्रेशन देख लिया हमने, और यहाँ पर देखेंगे अब एक्सपांसन, इरिवर्सिबल में एक्सपांसन भी देखेंगे, राइट। तो एक्सपांसन जब देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्सपांसन देखेंगे तो V2 बड़ा होगा, ठीक है, V2 बड़ा होगा तब जाके ये वाला फॉर्मूला क्या होगा जो अभी मैंने बताया वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एक्सपांसन जब होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपांसन मतलब क्या होगा कि V2 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। V2 अगर ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला देखिए, V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा, तो बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू हो रहा है, तो इसका तो इस टर्म का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इस वाले में क्या होगा, कंप्रेशन में क्या हो जाएगा कि V1 जो है ना बड़ा हो जाएगा, और ये नेगेटिव में है, राइट, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। अब नेगेटिव का साइन है और ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ ये पॉजिटिव में आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, फॉर्मूला हम ना यही यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। अगर यही यूज करते हैं तो इन केस मान के चलिए कि V1 हमारे पास जो है ना वैल्यू बड़ा आया है, V1 की वैल्यू बड़ा आया है, तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला में कुछ भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सर ने पॉजिटिव बताया है, यहाँ पर नेगेटिव है, आप नेगेटिव ही लेके चलिए, आंसर आपका एज इट इज आ जाएगा। जहां पर वैल्यू V1 का रखना है वहां पर V1 का रखिए, V2 के जगह में V2 रखिए, तो फॉर्मूला में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्सपांसन वाला फॉर्मूला को लेके चलिए, आपका आंसर सही आएगा। यहाँ भी अगर करेंगे तो यही वाला बात होगा यहाँ पर। तो एक्सपांसन का तो देख लिया हमने, एक्सपांसन में V2 की वैल्यू ज्यादा होगा, तो dV की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी V2 माइनस V1, यानी कि ये वाला वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू बड़ा है तो हमारे पास dV की वैल्यू तो पॉजिटिव में ही आएगी। और अगर कंप्रेशन में करना है, देखो कंप्रेशन में यहाँ पर हमको वर्क डन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1 दैट इज नेगेटिव, और ये आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। ये अगर नेगेटिव आएगा dV की वैल्यू, तो dV की वैल्यू अगर नेगेटिव रखेंगे यहाँ पर, तो ये तो वर्क डन क्या आ जाएगा, देखो तो वर्क डन रिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव P एक्सटर्नल इंटू dV, P एक्सटर्नल इंटू
dB, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिमिलरली वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपांसन के प्रोसेस में क्या आ जाएगा, ये अगर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर माइनस साइन है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये फार्मूला होल्ड करेगा, T एक्सटर्नल इंटू dV, ये फार्मूला हमारे पास होल्ड करेगा। अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि यहाँ पर जो है ना फार्मूला में कोई भी चेंज इसको और इसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपांसन वाला ही दोनों में लेके चलिए। जब वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल आएंगे तो डायरेक्ट पुट करेंगे, हमको वैल्यू वैसे का वैसा मिलेगा, ठीक है। ये है बात, ठीक है। तो कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला में, ये है चीज़ें, ठीक है। ये है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। ओके, ठीक है, हो गया। तो आगे देखते हैं, एक छोटा सा टर्म है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इतना काम का तो है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ आ जाता है इसी क्रम में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्री एक्सपांसन नाम है इसका, एक्सपांसन हमने अभी देख लिया है तो इसको भी लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। फ्री एक्सपांसन का मतलब जो है ना, एक्सपांसन विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। ये जैसे गुब्बारा लिया है, वो एक्सपांड हो रहा है, वो गुब्बारा अनलिमिटेड क्यों नहीं फूलता है, फट जाता है, लेकिन एक्सपांसन अनलिमिटेड नहीं होता है। विदाउट एनी बाउंड्री अगर कोई चीज़ एक्सपांड होने लगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब यही है कि प्रेशर उस पर नहीं है। तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा फैल रहा है का मतलब क्या हो जाएगा, वो किसी दिन एक दिन फटेगा, है कि नहीं। ज़्यादा फैल रहा है मतलब ऊपर से किसी का प्रेशर नहीं है तो वो ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो यही हो जा रहा है हमारे पास कि विदाउट, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी कंडीशन में ले लीजिए, एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो हो जाएगा तो P इंटू डेल्टा V, यहाँ पर माइनस, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, P टेंड्स टू, अगर जीरो हम लोग कर दें यहाँ पर देखिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन जो है ना जीरो होगा। सिंपल, इतना था हमारे पास, इतना ही था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देख लेते हैं पहले इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग एक्चुअली ई से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पर बुक में ज़्यादातर जगह पर वैसे तो यू से ही लिखते हैं, तो मैं आपको ई लिखता हूँ यहाँ पर, तो ई ही बताऊंगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी को आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए वाइंड एनर्जी मान लिया, काइनेटिक एनर्जी मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई सा भी जितना टाइप का एनर्जी आप सोच सकते हो सबके एडिशन को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल द एनर्जी, सिंपल, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये बीच का कुछ नहीं है यहाँ पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए सो ओनली डिफरेंस या ओनली रादर हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन इट्स एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, ये बात है, only the change can be calculated, not the absolute value energy, absolute value। तो इंटरनल एनर्जी का किसी एक पॉइंट पर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है भाई। देखो अब मैं बोलूँगा कि तुम्हारे अंदर कितना एनर्जी है, और सुबह बोलूँगा कितना एनर्जी है, तो बोलोगे खाना खा के आया हूँ बहुत एनर्जी है, फिर 3 घंटे के बाद काम किया, ठीक है, बहुत सारा काम किया 3-4 घंटे तक लगातार, फिर बोलूँगा अब कितना एनर्जी है,
तो तुम ऐसा बोलोगे कि पहले जितना था उससे आधा है, या फिर थोड़ा सा खत्म हो गया, या पूरा हरासमेंट हो गया। तो चेंज को बताते हो तुम, किसको? चेंज को, एब्सोल्यूट नहीं कि 5 रुपए का एनर्जी बचा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी एक पॉइंट पर नहीं बता सकते हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू बता ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज कैलकुलेटेड नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि डेल्टा ई फाइंड आउट करते हैं, नॉट ई, ठीक है। तो दिस इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये फाइंड आउट करते हैं, तो ये इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कितना चेंज आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव है ये सब, ठीक है। पर स्टेट फंक्शन है, बोला था ना आपको, बार बार आएगा ये स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन बार बार यूज होगा। तो यही है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, ठीक है। ये एक स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इसका चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेटेड, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। ये चीज है। इतना करने के बाद हम लोग आता है हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इटसेल्फ इज नॉट too much important, but its application is very important। पूरा चैप्टर ही चलता है, 75% से ज्यादा चैप्टर जो है ना चलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के यूसेज, इसके एप्लीकेशन से। तो इन दैट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, इन दैट टर्म और दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना कि जो इंटरनल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास यहाँ पर, टोटल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, पर एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंजेस, फॉर्म इज ओनली चेंज, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, इसी पर बेस्ड है। देखिए कई टीचर आपको ये बताएंगे, पर ऐसा है नहीं। जो इंटरनल एनर्जी है या जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इनफैक्ट वो बेस्ड है, this is based on the energy conservation rule, energy conservation law। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। Energy can neither be created nor be destroyed, but it changes its forms। It is not a first law of thermodynamics। First law of thermodynamics based on that। ये बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे है सर बेस्ड? तो बेस्ड है ये कि टोटल जो इंटरनल एनर्जी जो है, जिसको हमने टोटल सम ऑफ ऑल द एनर्जीज बोला है, वो चेंज होता है 2 फॉर्म में, ठीक है। 2 फॉर्म में होता है, 2 इसका हमारे पास है डायमेंशन है कि चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। एक तो सिस्टम को ये हीट देगा या हीट लेगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल energy have 2 components, ऐसा बोल सकते हैं इसके बारे में। पहला, या तो सिस्टम को हीट देगा, देखो खुद एनर्जी है, टोटल एनर्जी मिला के इंटरनल एनर्जी बना है, तो या तो ये सिस्टम को हीट देगा या सिस्टम से हीट लेगा, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ये दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी या तो खुद बढ़ेगा, सिस्टम से मांग लेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी खुद खर्च किया है सिस्टम पर एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप कहीं पर वर्क अगर किए हो खुद,
ठीक है। तो वर्क किए हो तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी आपकी, और अगर मान लो कि वर्क नहीं किए हो, बैठ बैठ के खा रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ है कि हीट या तो एब्जॉर्ब किया है या तो हीट दिया गया है सिस्टम को। दूसरा क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम, ये दो चीज हो सकता है। सिस्टम पर या तो वर्क किया गया है या तो सिस्टम ने वर्क किया है, तो ये दोनों चीजें जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वाला दो चीज है। तो अब देखिए हमने क्या बोला कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q प्लस W, इन दोनों को अपने साइन कन्वेंशन होंगे, ठीक है, ये चीज है। तो इंटरनल एनर्जी इस तरीके से है, इसका दो कंपोनेंट होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स भी किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में देख ले पहले, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे बढ़ने के लिए, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम लोग इसको रट के भी आगे बढ़ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि रट के बढ़ना ऑथेंटिक होगा चीजें, तो हम लोग इसको समझ के ही आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में है ना, ये है एक नंबर ऑफ वेज थ्रू विच क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है, सिस्टम एनर्जी मतलब हीट, है ना, हीट के फॉर्म में ही एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब, सिस्टम एब्जॉर्ब और रिलीजेस, सिस्टम एब्जॉर्ब्स और रिलीजेस द एनर्जी, ठीक है। एक ऐसा है हमारे पास, ये एक तरीका है, कितने तरीके से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। तो इसमें दो तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में कि ट्रांसलेशनल, फर्स्ट ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा है हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो तीनों को देखने से पहले आप लोग इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, लिखिए।